हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हम सबके चहीते बजाज फाइनेंस के बारे में। आजकल ये सब बातें बहुत चल रही हैं कि बजाज फाइनेंस में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया में भी काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि बजाज फाइनेंस में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इवन मेरे कई कस्टमर्स एंड फ्रेंड्स भी पूछ चुके हैं कॉल करके कि इसमें अभी इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जो बजाज फाइनेंस कभी 8,000 7,500 चलता था, आज वो 5,500 5,600 चल रहा है। तो काफ़ी लोगों का विश्वास जो है काफ़ी डगमगा गया है। इवन काफ़ी लोग ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि अभी रिसेशन आ सकता है, जो कभी आया नहीं है और जिसकी कोई श्योरिटी नहीं है। बट अगर रिसेशन की बात करते हैं तो एक इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल भी छपा था कि जब जब रिसेशन आता है यानी इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में जो ग्रोथ कंपनीज़ होती है, यानी कि जिनका पी बहुत ज़्यादा होता है, जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, वो कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती, जैसे कि बजाज फाइनेंस हो गया या और कई कंपनीज़ हो गई। लेकिन जो वैल्यू कंपनीज़ होती हैं, यानी कि जिनका जो पी होता है वो काफ़ी कम होता है, वो काफ़ी स्टेबल कंपनी होती है, वो ज़्यादा अच्छा करती है। ऐसा अभी डिबेट चल रहा है और ये आर्टिकल में भी लिखा हुआ था। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि बजाज फाइनेंस आने वाले समय में अपने इन्वेस्टर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को इतना ज़्यादा प्रॉफिट ना दे पाए जितना कि उसने आने वाले पिछले 5 साल या 10 साल की बात करें तो उसमें दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या हमें बजाज फाइनेंस में अभी भी विश्वास रखना चाहिए या उसमें और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। मैं विजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वेल्थ की पाठशाला में। चलिए शुभ आरंभ करते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि बजाज फाइनेंस में हम इन्वेस्ट करें या ना करें, आखिर लोग इतना इंटरेस्टेड क्यों रहते हैं। तो इसके बारे में चलिए कुछ बेसिक पैरामीटर्स पे डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट देखिए, जो ईपीएस होता है हम नॉर्मली बोलते हैं कि वो 10 ईयर्स में 3 टाइम्स हो जाना चाहिए। और अगर हम बजाज फाइनेंस की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 7 ईयर्स की अगर हम बात करते हैं तो उसका जो ईपीएस है वो 6.5 टाइम्स हो चुका है। यानी कि जिस ईपीएस की हम लोग पर्टिकुलर बात करते हैं कि वो 10 ईयर्स में अगर 3 टाइम्स से ज़्यादा हो रहा है तो एक अच्छी कंपनी मानी जाती है। बट अगर हम इसके ईपीएस की बात करें तो लास्ट 7 ईयर्स में ही इसने 6.5 टाइम्स का अपना ईपीएस कर दिया। और अगर इसके ईपीएस की बात करें लास्ट 5 ईयर्स की, तो लास्ट 5 ईयर्स में अगर हम ईपीएस को कैलकुलेट करते हैं तो इसने 3.5 टाइम्स ईपीएस कर दिया है ओनली इन 5 ईयर्स में। यानी कि जो पैरामीटर हम देखते हैं कि 10 ईयर्स में कंप्लीट होना चाहिए वो इसने लास्ट 5 ईयर्स में ही कर लिया हुआ है। तो देखा आपने इसका ईपीएस का परफॉर्मेंस, इसी वजह से इसका पी बहुत हाई रहता है और ये स्टॉक बहुत ज़्यादा डिमांड में भी रहता है। दूसरा पॉइंट, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, ये हमेशा 1 से नीचे होना चाहिए। लेकिन मैंने आपको बता चुका हूँ कि जब भी कोई फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी होती है, यानी कि कोई एनबीएफसी हो गई या कोई बैंक हो गया, तो उसमें हम लोग डेट टू इक्विटी रेशियो एप्लीकेबल नहीं मानते हैं, क्योंकि इन कंपनी का जो मेन काम होता है वही लोन लेना और लोन देना होता है। थर्ड पॉइंट, आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। नॉर्मली हम बोलते हैं कि जिस कंपनी का आरओई कांस्टेंट लेवल पे 12% या उससे ऊपर होता है वो एक अच्छी कंपनी मानी जाती है। अगर इस कंपनी की हम बात करें नॉर्मली 5 ईयर्स 3 ईयर्स या 1 ईयर की बात करते हैं तो इसका जो आरओई है अराउंड 17 to 18% है। यानी यहाँ भी हम बोल सकते हैं इसको फुल मार्क्स दे सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए, अगर हम इसमें प्रोमोटर्स की बात करते हैं तो उनका अप्रॉक्सीमेटली 55 से 56% का होल्डिंग, यानी हम बोल सकते हैं कि प्रोमोटर की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है। तो इससे हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, प्लस बजाज का ग्रुप है तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस और बिल्डअप होता ही है। अब दूसरा पॉइंट मैं बताता हूँ, यहाँ अगर हम एफआईआई की होल्डिंग देख लें तो अराउंड 20 से 22% है। यानी कि एफआईआई का पैसा भी 70,000 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो एफआईआई ने किया हुआ। ये भी एक कॉन्फिडेंस की बात हो जाती है इस कंपनी के बारे में। फिफ्थ पॉइंट, नेट प्रॉफिट। देखिए, जब भी हम प्रॉफिट की बात करें, जो कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है उनको हमें एक अलग सा वैल्यूएशन देना पड़ता है। यहाँ तो कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जिनको इतना अच्छा वैल्यूएशन मिला था जबकि वो प्रॉफिट भी जनरेट नहीं कर रही थी। अगर हम बजाज फाइनेंस की बात करते हैं तो 2015 का अगर इनका 1 ईयर का प्रॉफिट देखें तो अराउंड 900 करोड़ था। और अगर हम लास्ट ईयर यानी मार्च 22 की बात करते हैं तो 1 साल का इनका प्रॉफिट अराउंड 7,000 करोड़ है। तो यानी देख सकते हैं कि अराउंड 7 ईयर्स में कहाँ 1000 करोड़ कमाने वाली कंपनी आज 7,000 करोड़ कमा रही है। यानी कि इतनी बड़ी ग्रोथ वाली कंपनी है, इसीलिए इसका पी बहुत ज़्यादा रहता है और इसीलिए इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा रहती है और ये काफ़ी लोगों का फेवरेट स्टॉक भी है। 6 पॉइंट, अब देखिए इसका जो पी जो हाई तक गया था वो 106 तक गया था। अगर हम अभी के पी की बात करें तो अराउंड 49 का पी चल रहा है। और अगर इसका हम ओवरऑल एवरेज पी की बात करते हैं तो अराउंड 48 से 49 है। यानी हम देख सकते हैं कि अपने एवरेज पी पे आ चुका है। ये जल्दी होता नहीं है, अगर इस समय हुआ है तो मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं इसमें बाइंग कर रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आप भी जाके बाय कर सकते हैं। 7th एंड वेरी इंपॉर्टेंट, लोग काफ़ी हल्ला मचा रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ है, अब तो रिसेशन आ जाएगा,
जाएगा, पूरी लिक्विडिटी सक हो जाएगी फ्रॉम मार्केट से। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनवरी 2020 यानी कि कोविड से पहले की बात अगर करते हैं तो जो रेपो रेट था वो 5.15 था। और अगर अभी के हम करंट लेवल की बात करें, करंट समय की बात करें, जो रेपो रेट है यानी 4.4%, यानी कि जिस समय मार्केट में रेपो रेट 5.15% था तभी भी तो मार्केट काफ़ी अच्छे से चल ही रहा था। और अगर अभी हम बात करें तो रेपो रेट सिर्फ 4.4 है, तो इसको इतना ज़्यादा हाई इंटरेस्ट नहीं बोल सकते। इंडिया एक इमर्जिंग कंट्री, एक डेवलपिंग कंट्री, तो यहाँ नॉर्मली इंटरेस्ट रेट हाई रहते हैं। जो लोग 3 साल पहले लोन लिए होंगे और अभी लोन लिए रहेंगे तो उनकी EMI अभी भी मैं जानता हूँ कि कम ही रही होगी। तो जो लोग जितना भी हल्ला मचा रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है, तो मैं उनको बताना चाहूँ तो जाके वो डेटा चेक कर लें कि कोविड से पहले का जो रेपो रेट था वो अभी भी उसको सरपास नहीं किया, यानी अभी भी हमारा रेपो रेट काफ़ी कम है जो कोविड से पहले था। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो अगर इस छोटा सा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और कुछ कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप हुआ हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिमेंबर वन थिंग, लर्निंग इज अर्निंग। जय हिंद।